हेलो एवरीवन। आज हम अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। आप लोग देखिए, जो मैं लिखने जा रही हूँ नोट्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। आपको इस वीडियो में हमारी इस पूरे लेसन के जो है नोट्स मिलेंगे। तो देखिए, हम अपने चैप्टर की जो है फर्स्ट हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अब जीव जो होते हैं, जीव यानी कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर जो जनन होता है, जनन का मतलब ये होता है जब वो अपने जैसी क्या करते हैं, अपने जैसी संतान को क्या कर देते हैं, जन्म, अपने जैसी जीव को जन्म देने को, अपने जैसे जब कोई जीव को जन्म देता है उसी को क्या बोलते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। अब देखिए, अब हर कोई इंसान या उसमें जानवर हो या कोई भी लिविंग हो, यानी कि जिसके अंदर सांस हो, तो देखिए हर किसी का जीवन चक्र जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब हर किसी की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जो जिस हर किसी का जो जीवन चक्र होता है भाई, जीवन चक्र, जीवन चक्र हर किसी का अलग अलग होता है। ये बात आप भी जानते हो कि मनुष्य, आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम जो है ये जो है 60 साल तक जीता है, या कोई 80 साल भी जी सकता है। तो इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब लाइफ साइकिल में इंसान क्या क्या करेगा, सबसे पहले वो जन्म लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा भाई, उसके बाद वो वृद्धि करेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा भाई, वो परिपक्वता आएगी उसके अंदर, परिपक्वता, उसके अंदर क्या आ जाएगी भाई, परिपक्वता आएगी। फिर क्या होगा, वो जनन करने योग्य हो जाएगा, मतलब उसके अंदर भी जनन करने की सारी योग्यता आएंगी। तो देखिए इस तरीके से जो होता है, अब अंत में क्या हो जाएगी उसकी, क्या होगी भाई, मृत्यु, वो मृत्यु के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से देखिए उसे ही लाइफ साइकिल कहते हैं। जब इंसान, कोई भी जीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब वो पहले, सबसे पहले उसका जन्म हुआ हो, फिर वो थोड़ा बहुत वृद्धि की हो उसने, फिर उसके अंदर मेच्योरिटी आई हो, जनन आई हो, और जनन किया हो उसने, और उसके बाद क्या हुआ हो, क्या हो गई हो, मृत्यु। तो इस जन्म से लेकर उसके जब मृत्यु तक की जहाँ बात हुई हो, चाहे वो 5 साल का जिया हो, चाहे वो 10 साल में ही मर गया हो, चाहे वो कभी भी उसकी डेथ हुई हो, मतलब उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का जो समय होगा उसको ही क्या बोला जाएगा, लाइफ साइकिल बोला जाएगा। उसी को हम अपना उसका उसका क्या बताएंगे, जीवन चक्र। चलो तो देखो भाई, कोई कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस का जीवन काल कितने कितने समय का होता है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी। जैसे हाथी होता है भाई, एलिफेंट, हाथी जीता है 75 वर्ष, यानी कि 75 साल। कितना जीता है भाई, 75 वर्ष। ये हो गया हाथी का। अब और कुछ सोच लो भाई, डॉग हो गया, कुत्ता। अब देखिए कुत्ता जो जीता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देखिए, कुत्ता जीता है 15 से 16 साल तक, ठीक। और एग्जाम्पल ले लो, कौवा है हमारा, कौवा जो है, कौवा जीता है 15 से 16 साल तक, ठीक है भाई। ये इसकी भी एज इतनी हो गई, 15 से 16 साल। अब देखिए गाय है, गाय जो जीती है वो जीती है 26 से 27 साल। और एग्जाम्पल भी काफ़ी हैं। तोता है, तोता जीता है 140 साल, ठीक। उसके बाद और ले लीजिए आप कुछ भी, पीपल देख लीजिए, पीपल तो, पीपल की एज तो बहुत ही ज़्यादा होती है भाई, उसकी उम्र जो होती है वो होती है 2000 साल। तो देखिए इस तरीके से जो है सबका अपना अपना जीवन चक्र है, कि वो या तो जरूरी नहीं है कि वो 75 साल के पूरा होके ही मरेंगे। जो हाथी है, जरूरी नहीं है वो 75 वर्ष उसकी जीवन चक्र है तो वो पूरा उसको करके भी जिएगा। वो 76 का होके भी मर सकता है, और वो 5-6 साल का भी मर सकता है। समझ में आया। तो लाइफ साइकिल उसे कहते हैं। ये तो हमने एज अ जो है बुक के पर्पज से देखी है कि इतनी इसकी एज है तो वो इतना जी रहा है। डॉग ये है कि वो 15 साल 16 साल से तक ही जिएगा, उससे बाद क्या मर जाएगा वो। तो उससे पहले भी मर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सोचने लग जाएं कि हमने तो यही पढ़ा है बुक में तो वही सही है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। और जीवन, मनुष्य भी देखा होगा आप लोगों ने, मनुष्य में, मनुष्य की क्या खास बात होती है, हमने उसकी एज बता दी कि भाई मनुष्य जो जीता है वो 60 साल जिएगा या 70 साल जिएगा। लेकिन आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोई मनुष्य 50 साल का होके मर जाता है, कोई देखा होगा आपने 45 का ही मर जाता है,
कोई देखा होगा आप लोगों ने कि कोई बचपन में ही जो है पैदा हुआ, अगले दिन उसकी डेथ हो गई, तो उसे कहते हैं लाइफ साइकिल। कि इंसान के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक की जो भी टाइम पीरियड होता है उसका, उसे बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए भाई देखिए, अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ। अब देखिए जनन की विधियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जनन हमेशा दो तरीके से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसका मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हमें पता तो चल गया कि रिप्रोडक्शन जो है, जनन की जो विधियाँ होती हैं वो दो होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखिए इसको भी डीपली पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन किन किन में होता है, किस जीव में होता है और पौधों में भी होता होगा। इसी तरीके से लैंगिक को भी पढ़ेंगे कि लैंगिक इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। चलो भाई मैं हेडिंग बना रही हूँ अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन पढ़ेंगे आज। हमारे टॉपिक का नाम है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। कि अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंट्स, यानी कि अकेले केवल एक जनक के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे कि यह केवल एक जनक द्वारा होता है। कितने जनक द्वारा? एक जनक द्वारा होता है। ठीक, ये क्या होता है? केवल एक जनक द्वारा होता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स होता है और वो भी केवल माता। ठीक है भाई, अब इसमें और भी पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि जैसे देखिए सेकंड पॉइंट है इसका, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है भाई, इसलिए केवल एक जनक द्वारा होता है। सेकंड लिखा इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब ये युग्मक क्या होते हैं भाई? युग्मक का मतलब होता है गैमेट्स, जो नर और मादा युग्मक के मिलने से, यानी कि निषेचन के बाद सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो युग्मक बनते हैं। तो जब इसमें सिंगल पेरेंट्स है तो इसमें युग्मक भी नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड पॉइंट हमने ये लिख दिया इसके अंदर कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। एक और पॉइंट देख लो भाई, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। लिखते हैं भाई, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। ठीक भाई, और क्या लिख सकते हैं? एक और पॉइंट लिख सकते हैं बना के हम लोग, इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक, इसमें निषेचन नहीं होता है और हमेशा जो संततियाँ होती हैं वो जनक के समान होती हैं। इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि जो संततियाँ होती हैं हमारी, इसमें क्या होती हैं, वो हमेशा जनक के समान होती हैं। तो चाहे लिख लो चाहे ना लिखो, वैसे 4 पॉइंट बहुत हैं। तो देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये अलैंगिक जनन होता किन किन में है। ये होता है जीवाणुओं में, शैवाल में और प्रोटोजोआ में भी होता है, आदि लिख देंगे। ठीक है भाई, तो ये है हमारा अलैंगिक जनन कि क्या होता है। सबसे पहले कि यह केवल एक जनक द्वारा होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या लिखे? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि में ये जनन पाया जाता है। ठीक है भाई, अब हमें ये तो पता चल गया कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा नया टॉपिक है, जिसके अंदर कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो यानी कि सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है। देखिए भाई,
जो लिख रही हूँ, नोट्स जो मैं बना रही हूँ आपके सामने, उसको नोट कीजिए कॉपी में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इस वीडियो में पूरे नोट्स मिलेंगे आपको इस पूरे लेसन के। ठीक है भाई, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक लिख लेते हैं भाई, द्विविभाजन। क्या पढ़ेंगे? द्विविभाजन पढ़ेंगे। द्विविभाजन यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन बोलते हैं भाई इसको। तो देखिए द्विविभाजन पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है द्विविभाजन। चलिए भाई आ जाइए टॉपिक पे, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। इसके नोट्स बनाने के लिए इसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव अनुकूल परिस्थितियों या हम इसको परिस्थिति भी लिख लें, परिस्थितियों आने में, अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को दो भागों में विभाजित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? और अपनी नई संतति का, इसे भी लिख लो भाई, और अपनी नई संतति का निर्माण करता है। तो उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे द्विविभाजन कहते हैं। अब थोड़ा समझ लो कि लिखा क्या है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को दो भागों में विभाजित करता है। क्या कर लेता है भाई? अपने आप को कितने भागों में विभाजित कर लेता है? दो भागों में विभाजित कर देता है। और अपनी नई संतति को क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को क्या बोलते हैं? द्विविभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द्विविभाजन। तो देखिए द्विविभाजन तो हमें पता चल गया। अब ये होता कौन है और इसको करता कौन है? सबसे पहले अपना देख लेते हैं, अमीबा देखते हैं। देखो अमीबा बिल्कुल इसी तरीके से करता है। तो अमीबा का हम लोग देखेंगे। अमीबा इसका उदाहरण है कि अमीबा द्विविभाजन कैसे करता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने अमीबा। अब देखिए अमीबा किस तरीके से करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अमीबा का डायग्राम। अमीबा देखो, अमीबा को हम किसी भी रूप रंग से बना सकते हैं। ये बना दिया मैंने अमीबा। इसके अंदर न्यूक्लियस भी जरूर है बनाना। ये उसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? उसका केंद्रक। ठीक है भाई, इसको केंद्रक लिखेंगे हम लोग, इसका नाम केंद्रक है। बाकी अमीबा सबसे पहले क्या करता है? प्रारंभिक अवस्था में अपने इस प्रोसीजर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये सबसे पहले अपने न्यूक्लियस, ये जो केंद्रक होता है इसका, इसको थोड़ा इनलार्ज बड़ा करता है इसको थोड़ा सा। तो अगर हम अगला डायग्राम बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से हम अपना अमीबा बना लेंगे और इसमें इसको थोड़ा सा और बड़ा दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है भाई, हमने इसको बड़ा किया। अब इसके अंदर फिर क्या होगा? सूत्री विभाजन। मैंने बताया था कि इसके अंदर युग्मक तो बनते नहीं है, लेकिन केवल सूत्री विभाजन होता है। तो देखो विभाजन करने से पहले ये केंद्रक क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। थोड़ी देर बाद पश्चात आप लोग देखोगे कि इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसमें इसके सेक्शन से बन जाएंगे कि ये सेक्शनों में टूटने की कगार पे आ जाएगा इस ढंग से। देखो भाई, ठीक है भाई। तो देखो ये यहाँ से टूटने की कगार पे है पूरी तरह से। अब कुछ समय बाद आप लोग क्या देखेंगे कि ये जब होगा अमीबा क्या हो जाएगा? इसके केंद्रक दो भागों में बट जाएंगे। एक यहाँ आ गया और एक केंद्रक यहाँ आ गया। कुछ समय बाद आप लोग क्या देखेंगे? अगले स्टेप में क्या देखेंगे भाई? आप देखेंगे कि ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिखा है आपको कि केंद्रक दो भागों में बट गया, यहाँ पे ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ये अलग और ये अलग। तो इस तरीके से इसने क्या बनाई? अपनी दो पुत्री अमीबा बनाई, दो पुत्री अमीबा। ठीक, तो इसे बोलते हैं द्विविभाजन। तो द्विविभाजन क्या होता है? इसमें जीव एक ऐसी परिस्थिति में, अपनी कंडीशन में अपने आप को क्या कर लेते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। दो भागों में विभाजित करने का मतलब है अपने आप को दो भागों में तोड़ देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? द्विविभाजन बोलते हैं। समझ में आया आप सभी को? चलिए भाई अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। देखिए भाई अब हमारा अगला टॉपिक है बहुविखंडन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक
अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देता है, उसे कहते हैं बहुविखंडन। ठीक है भाई, द्विविभाजन का मतलब आप लोग समझे कि दो भाग, द्वि का मतलब दो और विभाजन का मतलब भागों में टूट जाना। उसी तरीके से बहुविखंडन का मतलब भी ये क्या है, बहु का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे, ठीक, और विखंडन का मतलब होता है टुकड़ों में बंट जाना। तो देखिए नाम से ही हम डिफाइन बना सकते हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, बहुविखंडन कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? चलिए अब इसका एक डायग्राम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने बहुविखंडन टॉपिक का कुछ एक डायग्राम। तो देखिए इसमें भी हम अमीबा का ही उदाहरण ले लेते हैं कि अमीबा जो है बहुविखंडन की क्रिया को कर सकता है। तो देखिए कैसे, अब मैंने आपको अभी अमीबा का स्ट्रक्चर बताया था कि अमीबा को आप कैसे भी बना लो। तो देखिए इसके अंदर ये केंद्रक जरूर बनाना है आपको, इसको केंद्रक बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो देखिए अमीबा बहुविखंडन कैसे करता है। अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले इस केंद्रक को ही मल्टीपल भागों में बांट लेगा, बहुत सारे भाग बना देगा इसके। तो देखिए किस तरीके से, कुछ इस ढंग से कि जैसे अमीबा है, अमीबा का ये जो केंद्रक है वो ढेर सारे भागों में टूट जाएगा। ये टूट गया है अंदर, ठीक है भाई। तो इसके ये अनेक क्या हो जाएंगे, संतति केंद्रक हैं, ये सारे के सारे संतान उत्पन्न करने वाले केंद्रक। उसके बाद क्या होगा, इसका जो बीजाणु होंगे ये थोड़ा सा ग्रो करेंगे अंदर ही, इसके अंदर ये थोड़े से और बड़े से दिखाई देने लग जाएंगे इस ढंग से, ठीक। उसके बाद क्या होता है भाई, इसकी जो ये जो बाहर वाली पुटिका है, इसको ये टूट जाएगी अपने आप कुछ समय बाद। ये यहाँ से टूट कर क्या हो जाएगी, कुछ इस रंग से दिखेगी आप सभी को कि ये यहाँ से टूट गई। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, सारे अमीबा क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये संख्या गिनती में है, यानी कि बहुत सारे बाहर जो है अमीबा निकले हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको ये आप समझ सकते हैं कि बहुविखंडन किसे कहते हैं। बहुविखंडन उसे कहते हैं कि जिसमें कोई भी जीव नहीं कह सकते, मतलब जिसमें अमीबा या जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, वो क्या करते हैं, अपने इस केंद्रक को अनेक भागों में बांट लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद उस केंद्रक को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद अपनी पुटिका को तोड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। क्या बोलते हैं भाई इसको, बहुविखंडन। ठीक है भाई, आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा अभी टॉपिक, बहुविखंडन। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा, हम डालते हैं अपने टॉपिक का नाम मुकुलन। देखिए मुकुलन बहुत ही आसान टॉपिक है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इस मुकुलन के दौरान लिखेंगे, मुकुलन के दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक इसको आप लोग भाई आउट ग्रोथ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो उसको बोल देते हैं आउट ग्रोथ। ठीक है भाई, के रूप में होती है, तो ये जो उदर है आपका, उदर इसको मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुकुल, यानी कि इसको बोलते हैं बड कहलाता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब ये क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात यह मुकुल जनक से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है।
क्या कहलाता है प्रोसेस पूरा? मुकुलन कहलाता है। चलिए भाई देखिए क्या है हमारी हेडिंग जो है वह है मुकुलन। तो देखिए मुकुलन क्या होता है, मैंने लिखा है कि मुकुलन के दौरान नए जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक उदर यानी कि आउटग्रोथ के रूप में होती है। उदर मुकुल बर्ड कहलाता है। कुछ समय के पश्चात यह मुकुलन जनक से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है और यही क्या कहलाता है, पूरा प्रोसीजर मुकुलन कहलाता है। तो देखिए मुकुलन में एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रा, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हम अपना हाइड्रा ले लेते हैं भाई। हाइड्रा देखो, हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा जो है हम हाइड्रा को बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से होता है, ठीक है भाई। ये है मेरा हाइड्रा, ये है हाइड्रा, ठीक है भाई। आप लोग भी बना सकते हैं इसको। हाइड्रा में ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड, जिसको आप उधर के नाम से भी जान रहे हो, मुकुल भी बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये होता है। तो इसमें क्या होता है, मुकुलन के दौरान एक नए जीव की उत्पत्ति इस आउटग्रोथ के रूप में होती है। जो आउटग्रोथ निकल रही है ना साइड में को बर्ड जो निकल रहा है, इसके थ्रू होती है। अब क्या होता है कि इसने आगे क्या बताया कि उधर कुछ समय पश्चात यह मुकुल से जनक से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाता है। ये इस पूरे हाइड्रा से अलग हो जाता है और अलग होकर अपना जीवन यापन करने लग जाता है। तो कैसे करता है देखो भाई, फिर इसको बनाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो बर्ड है हमारा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ग्रोथ करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बड़ा हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। तो ये बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद क्या होगा, जब ये बड़ा हो गया तो उसके बाद इसकी पूरी तरह से स्ट्रक्चर भी तो लेगा ये, ठीक है भाई। इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाती हूं मैं ऐसे। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है इसने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है भाई। अब कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, ये इस जनक से, ये इसका जनक है, पेरेंट्स है ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो देखो इसको यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा अपने आप। हम इसको कटा हुआ भी दिखा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अलग होके क्या करने लग जाएगा, एक नया जीवन जो है जीने लग जाएगा। ये हमारा पेरेंट्स से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र या पुत्री, सॉरी, संतति हाइड्रा है। ये हमारी संतति हाइड्रा है, ठीक है भाई। तो इसी को बोलते हैं मुकुलन। तो देखिए सबसे पहले एक बर्ड निकला छोटा सा, वो बर्ड बढ़ने लग गया। बढ़ता बढ़ता उसने बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा, जैसे उसकी माता थी उसी के जैसा आकार ले लिया। और आकार लेने के बाद वो उससे अलग होकर उसने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो इसी को बोलते हैं मुकुलन। समझ में आया आप सभी को कि मुकुलन किसे कहते हैं? कि मुकुलन के दौरान एक नए जीव की उत्पत्ति एक उदर यानी कि एक आउटग्रोथ के रूप में होती है, जो कि ये है। और कुछ उसे ही क्या बोलते हैं, मुकुल कहता है या बर्ड भी कहलाता है वो। कुछ समय पश्चात ये मुकुल जो था, जो वो जनक से पृथक होकर यानी कि जनक से अलग होकर, जो उसका पेरेंट्स थे उससे अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना क्या करने लग जाता है भाई, जीवन को यापन करने लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है भाई। आप लोग नोट्स जो मैं बना रही हूँ उसको कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। साथ के साथ आप नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। चलिए भाई अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है बीजाणु जनन। क्या नाम है भाई? बीजाणु जनन। चलिए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है, बीजाणु जनन क्या है हमारा, इसको देखो भाई। ये भाई अगला टॉपिक हमारा बीजाणु जनन। तो देखिए बीजाणु जनन किसे कहते हैं कि बीजाणु, सबसे पहले बीजाणु एक कोशिकीय है। एक कोशिका का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, सिंगल सेल, पतली भित्ति युक्त, अगुणित। अगुणित का मतलब जानते हैं आप सभी? अगुणित का मतलब होता है सिर्फ n। एक होता है द्विगुणित। द्विगुणित को जो होते हैं वो 2n वाले होते हैं, जिसमें मदर और फादर दोनों होते हैं। अगुणित का मतलब ये होता है सिंगल पेरेंट्स, ठीक है भाई। तो बीजाणु जनन भी इन्हीं में होता है कि जिसमें बीजाणु क्या हो, एक कोशिकीय हो,
पतली भित्ति युक्त वाला हो और कैसा हो, अगुणित होता है। इसका निर्माण प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कैसी कंडीशंस में होता है भाई, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। बहुत ही ईजी था ये टॉपिक। अब देखिए अपना अगला टॉपिक, देखिए भाई अगला टॉपिक हमारा है पुनरुद्भवन। क्या लिखेंगे भाई, हमारे अगले टॉपिक का नाम है भाई पुनरुद्भवन। इसको बोलते हैं रीजनरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो देखिए पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखिए लिखेंगे इसके बारे में। देखिए भाई हमारा अगला टॉपिक है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं कि किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण है प्लेनेरिया। अब ये क्या बात कही इन्होंने कि किसी भी जंतु के किसी भी भाग को काटकर, मतलब किसी भी जीव के हम किसी भी हिस्से को अगर काट के उससे क्या करते हैं, वो नए जीव की उत्पत्ति अगर हो तो उसी प्रोसेस को पुनरुद्भवन कहते हैं। अब भाई ये कैसे जीव में होता है, तो देखो उसका नाम है प्लेनेरिया। तो देखिए भाई मैं प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ये, और नहीं देखा तो देख लो, मैं बना रही हूँ इसका डायग्राम। ये है मेरा प्लेनेरिया। ठीक है भाई, ठीक से देखो भाई, ये है मेरा प्लेनेरिया, जिसमें ये इसकी ये 2 आँखें हैं, ये वाला हिस्सा इसका पेट वाला है, ये वाला, और ये इसकी पूंछ है। तो ये जो प्लेनेरिया होता है मेरा, ये प्लेनेरिया है, ये क्या कर लेता है, अपने शरीर के 3 हिस्से काट देता है। मतलब इतना हिस्सा अलग प्लस फिर ये वाला हिस्सा अलग, इतने हिस्से को अलग कर लेता है। यहाँ से ये वाला हिस्सा अलग कर लेगा, यहाँ से अलग, मतलब आंखें ऊपर वाली अलग कर लेगा, बीच में से ये वाला पेट जो है इसको अलग कर लेगा, और इसकी टेल वाला हिस्सा अलग कर लेगा। मतलब ये अपने आप को कुछ इस ढंग से काट देगा। तो देखो भाई इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है भाई, तो इसने ये अपने आँख वाला हिस्सा अलग कर दिया, इसके मैं ये पेट वाला हिस्सा बना देती हूँ भाई। ठीक है, और ये वाला इसने क्या करा, ये है इसकी पूंछ वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये प्लेनेरिया ने अपने आप को 3 भागों में बांट लिया। 3 भागों से क्या होगा, देखिए 3 भागों से देखते रहिए भाई क्या होगा। 3 भागों से इस वाली आँख वाले से भी ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा प्लेनेरिया बन गया आँख वाले हिस्से से, ये 2 आँख। इसके पेट वाले हिस्से से भी ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है भाई, और इसके पूंछ वाले हिस्से से भी ये क्या बन जाएगा, पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। समझ में आया भाई आप सभी को। तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन, जिसमें क्या होता है पुनरुद्भवन में कि कोई जंतु, यानी कि कोई जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को क्या बोला जाता है, पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, इसका प्लेनेरिया। देखो भाई प्लेनेरिया ने आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसने अपने शरीर के 3 भाग किए। जो हमारा हेड वाला हिस्सा था वो ऊपर, पेट वाला बीच में, और पूंछ वाला नीचे, और तीनों से उसने क्या बनाया, 3 नए प्लेनेरिया को जन्म दिया। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए भाई अब हमारा अगला टॉपिक है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या है कि मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। क्या बताया उसने, मातृ पादप। मातृ पादप का मतलब यह है कि माता के कायिक अंगों, यानी कि उसके जो शरीर है, उसका जो अंग है, उसके द्वारा नए पादपों का निर्माण, मतलब नए जीव की जब क्या की जाए, उत्पत्ति की जाए, तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है भाई, तो देखिए आपको अगर समझ में आया है, आप जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके नोट्स कॉपी में बनाते रहिए। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में अपने कुछ आगे के, इस चैप्टर के आगे के नोट्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।